आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्वारंटीन में जिन लोगों को रखा गया है उनके सैंपल जब लिए जाते हैं, सैंपल लेने के बाद टेस्ट रिपोर्ट बहुत देर बाद आ रही हैं। मेरे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस हैं। राजौरी में क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोग रखे गए। उनमें से एक व्यक्ति के साथ जिनके साथ हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें क्वारंटीन में 9 तारीख को रखा गया था और 9 तारीख को क्वारंटीन में रखने के बाद उन्हें क्वारंटीन से 26-27, आप हिसाब खुद लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 26 तारीख को उनको क्वारंटीन से छोड़ा गया, यानी लगभग 17 दिन के बाद। जब मैंने क्वारंटीन के मामले में राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी तो जो बातें उन्होंने कही वो भी सुनने वाली थी। पहली बात, उन्होंने ये मानी कि हाँ बिल्कुल क्वारंटीन में जो लोग हैं, कई लोगों को 15 दिन 16 दिन लग रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। प्रोटोकॉल साफ तौर पर ये कहता है कि अगर आप क्वारंटीन में हैं, आपका सैंपल लिया गया है, सैंपल लेने के बाद जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक आपको क्वारंटीन में रहना होगा। लेकिन दूसरी तरफ WHO की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो बार बार गाइडलाइंस भी दी हैं और उसके बाद नोटिफिकेशंस निकाली हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करी है, और फिर प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया, जिस प्रोटोकॉल को जम्मू कश्मीर की UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रेप्लिकेट करा। प्रोटोकॉल ये है कि 14 दिन तक अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे, 14 दिन तक अगर न बुखार हो रहा है न जुकाम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोविड-19 अगर कोई इन्फेक्टेड भी है, वो रिकवर कर गया है, उसे क्वारंटीन में नहीं रखा जा सकता। 14 दिन का समय दिया जाता है। अब जो कोविड इन्फेक्टेड हैं उनके लिए प्रोटोकॉल ये है कि 14 दिन तो जाहिर सी बात है सिम्टम्स आने में, और पहले 28 दिन के बाद उन्हें क्वारंटीन से या आइसोलेशन से घर भेजा जाता था। लेकिन अब चूंकि प्रोटोकॉल बदल गया है, उस प्रोटोकॉल में साफ तौर पर यह है कि अगर सिम्टम्स नहीं हैं और टेस्ट करने के बाद, एक पॉजिटिव आने के बाद जब आप रिपीट टेस्ट करें और रिपीट में नेगेटिव आए तो उसके बाद आइसोलेशन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर भेज दें। मगर अब मामला है क्वारंटीन सेंटर्स का। क्वारंटीन सेंटर्स के लिए लगभग 4 पेज की लंबी चौड़ी गाइडलाइन इशू की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब 4 पेजों के ऊपर क्वारंटीन सेंटर्स किस तरह के होंगे, वहां क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, किन फैसिलिटीज की प्रोविजनिंग उन क्वारंटीन सेंटर्स में करनी है, ये सब कुछ क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर गाइडलाइंस के तौर पर रखा है। क्या जम्मू कश्मीर में हेल्थ विभाग ने उन तमाम गाइडलाइंस को नहीं पढ़ा? अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर चले जाएं और वहां पर जो ही आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट खोलते हैं, खुलते ही जो ही पेज लोड होता है तो पेज लोड होते ही यही सब डिटेल्स सामने आती हैं। तो क्वारंटीन सेंटर्स में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्वारंटीन किस तरह का होना चाहिए, पेड क्वारंटीन किस तरह का होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन किस तरह का होना चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस ऑलरेडी केंद्र सरकार ने भी दी हुई हैं, WHO ने भी ये सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं। अब इन गाइडलाइंस को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा, या इन गाइडलाइंस को ब्रीच में क्यों फॉलो किया जा रहा है? ब्रीच का मतलब ये कि अगर गाइडलाइंस 10 दी गई हैं, 4 आपने फॉलो कर दी, 6 आपने छोड़ दी। अब जो 6 आपने छोड़ी हैं, उन 6 की वजह से जो दिक्कत और परेशानी क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को आ रही है, उसका नतीजा ये निकलेगा कि मान लीजिए एक क्वारंटाइन सेंटर में आपने 20 लोग रख दिए। एक ही जगह अगर 20 लोग एक साथ हैं तो 20 में अगर एक पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हैं कि 20 में से 3 भी बाद में पॉजिटिव हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में एक पॉजिटिव होने का मतलब, और उसके साथ में ही अगर 4 लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो पॉजिटिव्स हैं उनका नंबर बढ़ने की आशंका है। तो इसका मतलब ये होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं, वो गाइडलाइंस बहुत सोच समझ के और उन गाइडलाइंस के ऊपर बहुत सोच विचार किया गया है। WHO ने क्या कुछ कहा है उसको भी ध्यान में रखा गया है, उसके बाद जाकर वो गाइडलाइंस बनाई गई हैं। लेकिन क्यों जम्मू कश्मीर में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन क्वारंटाइन सेंटरों में हंगामे क्यों हो रहे हैं? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि हंगामों की वीडियोस देखी होंगी। उन हंगामों में आपने ये भी देखा होगा कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जिनको क्वारंटाइन किया गया है वो क्या कुछ शिकायतें कर रहे हैं।
खाने को लेकर अगर कोई शिकायत है तो जाहिर सी बात है, खाना अगर सरकार दे रही है तो सरकार अच्छा खाना प्रोवाइड करनी चाहिए। सरकार की मंशा भी यही, नीयत भी यही कि अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाएगा। पीछे से केंद्र सरकार अगर राशन दे रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार अगर उस राशन का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों के लिए कर रही है तो जाहिर सी बात है राशन एक क्वालिटी का होगा। लेकिन एक क्वालिटी का राशन होने के बावजूद अगर लोगों तक वो राशन नहीं पहुंच रहा और लोगों को खाना क्वारंटाइन सेंटरों में ठीक नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को इसका इंचार्ज बनाया गया है उनसे पूछताछ होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर मेरे पास पूरा सारी की सारी डिटेल मेरे पास क्वारंटाइन सेंटर्स की है। मैं आपके साथ वो डिटेल्स भी शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको ये मालूम पड़े कि क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस क्या हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर केंद्र सरकार ने बाज़ाब्ता कह दिया है कि क्वारंटाइन सेंटर किस तरह का होना चाहिए, बेड्स किस तरह के होने चाहिए, 2 बेड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, किन फैसिलिटीज़ का वहाँ ख्याल रखा जाना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, खाना किस तरह का होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में कैसे ये इंश्योर किया जाए कि अगर कोई एक इन्फेक्टेड है उससे बाकी लोग इन्फेक्ट ना हो, उसको कैसे इंश्योर किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के ऊपर दबाव ज़बरदस्त है, टेस्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, मगर सरकार के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, टेस्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे हैं और उसके बीच में जो एक खबर और आ रही है कि उधमपुर की लैब से तो टेस्ट हो रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल की लैब जो है उससे टेस्ट हो रहे हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो लैब है वहाँ से टेस्ट हो रहे हैं, स्किम्स में हो रहे हैं। अच्छा, ये टेस्टिंग तो हो रही है, मगर मामला सबसे गंभीर ये है कि बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो लालपाथ लैब कर रही है, जिस लालपाथ लैब को एंगेज करा गया है। ये सुनने में आ रहा है कि जो टेस्ट लालपाथ लैब के पास जाते हैं उनकी रिपोर्टें 6-6, 7-7 दिन के बाद आ रही हैं, जिसके चलते जो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर जो डोडा में हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स किश्तवाड़ में हैं, रामबन में हैं, वहाँ से जो सैंपल्स आ रहे हैं उन सैंपल्स को कई तो उधमपुर में कमांड हॉस्पिटल में उन सैंपल्स को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कई सैंपल, आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एसडीएम ठाठरी का वीडियो आपने देखा होगा, एसडीएम ठाठरी आपने देखा होगा कि बच्चियों को ये समझा रहे हैं, एक वीडियो में समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके टेस्ट कहाँ गए। वो बार बार पूछ रही हैं कि जी हमसे हमारे बाद जो लोग आए उन तमाम लोगों को आपने यहाँ से अलविदा कह दिया, लेकिन अभी तक आपने हमारे टेस्टों का कुछ नहीं किया, हमारे टेस्ट अभी तक नहीं आए। अब जाहिर सी बात है अगर वो टेस्ट नहीं आए, गए कहाँ। एसडीएम साहब समझाते हुए नजर आते हैं कि वो जो आपके टेस्ट हैं, आपके सैंपल हैं, वो दिल्ली गए हैं। अगर एक जिम्मेदार आदमी एसडीएम कह रहा है आपके सैंपल दिल्ली गए हैं तो जाहिर सी बात है सैंपल दिल्ली गए होंगे। दिल्ली अगर सैंपल गए हैं तो आज की इस ई गवर्नेंस के ज़माने में जब व्हाट्सएप के ऊपर ईमेल के ज़रिए आप फ़ौरन जो है टेस्ट का रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनके जो भी क्वारंटीन में है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट किया जाए, अगर वो नेगेटिव है तो उसको घर भेजा जाए, जो अभी पॉलिसी बनी है। यानी अभी की जो पॉलिसी है, अभी की पॉलिसी में ये है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप हॉस्पिटल आइसोलेशन में जाएंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको 14 दिन के लिए वहां एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में नहीं रहना है, आपको सीधा आपके घर भेजा जाएगा और उसके बाद होम क्वारंटीन आप 14 दिन के लिए रहेंगे। ये पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा जा रहा है? देखिए 5 अप्रैल को बाज़ाब्ता ये गाइडलाइंस आई थी। ये मैं आपको बताऊं, ये 35 पेज हैं। इसमें बाज़ाब्ता बताया गया है कि इवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल साइट्स, आपने क्वारंटीन जो जिस जगह बनाना है आपको पहले साइट को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के बाद क्वारंटाइन फैसिलिटी में रिस्क असेसमेंट आपने करना है। उसके बाद एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स को सिक्योर करना है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, आईईसी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेफरल कैसे करना है उस पर भी पूरी डिटेल है। कोऑर्डिनेशन, रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स, कैटरिंग, लॉन्ड्री, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कैटरिंग का इंतजाम भी वहां होना चाहिए, लॉन्ड्री का इंतजाम भी वहां पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, आईईसी, सैम्पलिंग, डिस्चार्ज, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, इसके लिए भी बाज़ाब्ता सारा प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है। डेली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा,
मेडिकल पर्सनल के लिए एसओपी क्या होगा, नर्सिंग स्टाफ का एसओपी क्या होगा, मूवमेंट स्टाफ का एसओपी क्या होगा, सिक्योरिटी स्टाफ का एसओपी क्या होगा, क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए सप्लाईज कहां से आएंगी, क्वारंटाइन फैसिलिटी का एचआर कहां से आएगा, जो लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी में आ रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, डिसइंफेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एसओपी गाइडलाइंस क्या होंगी, फैसिलिटी इंचार्ज और क्वारंटाइन जो लोग हुए हैं उनके लिए गाइडलाइंस क्या होंगी, और उसके बाद फाइनली चेकलिस्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ क्वारंटाइन फैसिलिटी। एक क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने के लिए बाजाब्ता एंड पे एक चेकलिस्ट भी दी गई है कि क्या 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 ये चीज़ें आपके वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में हैं। और मेरे पास जो ये पूरी डिटेल है ये लगभग आप समझ लीजिए 36-40 पेज 41 पेज का ये पूरे का पूरा एसओपी है क्वारंटाइन फैसिलिटी को लेकर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वारंटाइन फैसिलिटी का नाम, एड्रेस, ऑफिस इंचार्ज कौन है, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या है क्वारंटाइन फैसिलिटी के, लोकेशन क्या है क्वारंटाइन सेंटर की, और उसमें पहला पॉइंट है लोकेटेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, क्या रेजिडेंशियल एरिया से दूर है या नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया के कितने नजदीक है, और उसके बाद क्या उस एरिया से भी दूर है जिस एरिया में गैदरिंग की कोई आशंका है, मंदिरों से दूर होना चाहिए, स्टेडियम से क्वारंटाइन फैसिलिटी दूर होनी चाहिए, चर्चेस से क्वारंटाइन फैसिलिटी दूर होनी चाहिए, एयरपोर्ट से कितना दूर है, नज़दीकी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, नज़दीकी बस स्टेशन कहाँ पर है, क्या क्वारंटाइन सेंटर के आसपास ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, अगर क्या क्वारंटाइन तक जो रोड जा रही है वो खुली है या नहीं है, क्या कितने फ्लोर की क्वारंटाइन बिल्डिंग है, कितने रूम हैं, एक रूम में कितने बेड हैं, बेडों के बीच में कितना फासला है, 24/7 क्या वहाँ पर बिजली की सप्लाई है, क्या 24/7 पानी की सप्लाई है, क्या 24/7 एयर कंडीशनिंग है, क्या वहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी है या अलग अलग एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, क्या विंडो स्पेस 10% का एरिया कवर करती है, कितने विंडो हैं एक रूम में, हर रूम में एग्जॉस्ट है कि नहीं है, ड्रेनेज की फैसिलिटी हर फ्लोर पे है कि नहीं है, सेपरेट सीवेज क्वारंटाइन एरिया में है कि नहीं है, सेपरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं कि नहीं है, 24/7 सिक्योरिटी सर्विस है कि नहीं है, अच्छा क्या नॉन हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर आते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ आएगा, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए क्या अलग दरवाज़ा है कि नहीं है, सेपरेट वॉशरूम। अब ये सबसे बड़ी बात जो शिकायतें बार बार आ रही हैं कि जी वॉशरूम जो है वो कॉमन वॉशरूम है और 10 लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या कह रही है, पूरे भारत के लिए कह रही है। ये सिर्फ किसी एक प्रदेश, किसी एक स्पेसिफिक सिटी या किसी एक सेंटर के लिए नहीं है, गाइडलाइंस पूरे देश के लिए सभी को फॉलो करनी है। गाइडलाइंस में है क्या वॉशरूम फैसिलिटी हर रूम में है कि नहीं है, उसके बाद अगर नहीं है तो एक आदमी के लिए कितने वॉशरूम हैं या 10 आदमी कितने वॉशरूम को यूज कर रहे हैं और एरिया कितना है, ठीक है, क्या जो फ्लोर हैं उनको धोया जा सकता है, क्या वो ड्राई हो सकते हैं, फ्लोर मैपेबल है कि नहीं है, अच्छा उसके बाद मेस फैसिलिटी क्वारंटाइन एरिया में है कि नहीं है, अच्छा उसके बाद रेस्टिंग फैसिलिटी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, क्लीनिंग स्टाफ जो आएगा, इन सभी के लिए अलग अलग जगह पर आपने फैसिलिटी बनाई हुई है कि नहीं है। अच्छा उसके बाद क्वारंटाइन रूम में जो बेडशीट डाले गए हैं, बेड कवर्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनको कितनी कितनी देर बाद बदला जा रहा है, ठीक है। अच्छा और जो आप वहां पर बेड कवर्स और बाकी चीजें यूज कर रहे हैं क्या वो डिस्पोजेबल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो आप उनको डिसइंफेक्ट कैसे कर रहे हैं, साफ कैसे कर रहे हैं, कितनी बार आप उसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा क्या पर्दे हैं, अब ये मुझे अच्छे से याद आया, एक डॉक्टर साहब थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन हुए, आइसोलेशन वार्ड में, माफ कीजिएगा आइसोलेशन वार्ड में एक डॉक्टर साहब को रखा गया। वो डॉक्टर साहब एस्कॉम्स चले गए बाद में, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ नहीं रहूँगा। बाद में वो स्ट्रेट लाइन से बड़े नाराज़ नज़र आए, उन्होंने स्ट्रेट लाइन को ये कहा कि जनाब आप तमाम अनपढ़ जर्नलिस्ट जो ये अनपढ़ किस्म की बातें करते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मेरे पास उनकी पूरी वो चैट जो है लिखी हुई मेरे पास मौजूद है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अनपढ़ जर्नलिस्ट, आपको मालूम ही नहीं है, क्या आप ये समझते हैं कि मैं सीडी हॉस्पिटल में वहाँ एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहूँगा जहाँ चूहे हैं, जहाँ 2 बेडों के बीच में क्या कहते हैं कर्टन नहीं है। ये बातें उन्होंने मुझे कही। तो कर्टन ज़रूरी होना
मैं नहीं कह रहा ये कर्टन्स के लिए, मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कह रही कर्टन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही पर्दे डॉक्टर साहब ने भी मांगे थे, लेकिन डॉक्टर साहब को पर्दे नहीं मिले, तो डॉक्टर साहब ने कहा जी मुझे स्कॉम्स जो है वो शिफ्ट करिए। अच्छा, उसके बाद और वैसे भी जब किसी को कोई खबर पसंद नहीं आती या किसी को लगता है कि हम जो खबर लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो खबर थोड़ी तीखी है, उसमें कोई क्या कहते हैं मज़ा नहीं है, उसमें जो बातें कही जा रही हैं वो सच्ची हैं, तो फिर यही कहा जाता है कि जी ये जर्नलिस्ट, इन्होंने कौन सी पढ़ाई करी हुई है, बिना पढ़े जर्नलिस्ट बन जाते हैं। अच्छा जी, क्या कर्टन है या नहीं है, आप कितनी बार कर्टन्स को यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्ट कितनी बार करते हैं, साफ़ कितनी बार करते हैं, मेट्रेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए आपकी पॉलिसी क्या है, ठीक है जी, बेड्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर के आपकी पॉलिसी क्या है, अगर कोई पॉलिसी है तो बताइए। अच्छा, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर भी बाज़ाब्ता पूरे का पूरा जो है इस पर भी कोई 10 नहीं जी 20 को सवाल इस पर भी हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको लेकर यहां बार बार ये कहा गया और बहुत सारे मेरे पत्रकार दोस्तों ने भी कहा, अब क्या क्वारंटाइन सेंटरों में टीवी लगा दें? भाई टीवी के लिए हमने नहीं कहा, ये केंद्र सरकार कह रही है। इज देयर प्रोविजन फॉर मोबाइल फोन और इंटरनेट एट द फैसिलिटी? क्या आपने फैसिलिटी में मोबाइल फोन और इंटरनेट रखा हुआ है? क्या मोबाइल फोन डिसइंफेक्ट होते हैं? अगर होते हैं तो कितनी बार? रिक्रिएशनल रूम कोई क्वारंटाइन फैसिलिटी में है? टेलीविजन रेडियो की सुविधा क्वारंटाइन फैसिलिटी में है? को पढ़ने लिखने के लिए कोई किताब विताब क्वारंटाइन फैसिलिटी में है? अगर है तो फिर उस मटेरियल को आप डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वारंटाइन फैसिलिटी में डेडिकेटेड इन्फेक्शन नर्स है कि नहीं है? अगर डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की और नर्सेस की रोटेशनल शिफ्ट है तो बताइए कितनी है? कितने डॉक्टर हर शिफ्ट में होते हैं? नर्सेस कितनी हर शिफ्ट में होती हैं? सफाई कितनी बार होती है? कोई आपने इन हाउस एसओपी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के लिए बनाया है? अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट्स टू आइसोलेशन सेंटर, अब पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है आइसोलेशन सेंटर्स में, उसको लेकर भी इज देयर एनी प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स टू टर्शरी केयर, ट्रांसफर ऑफ सिम्प्टोमेटिक केसेस टू आइसोलेशन सेंटर? Is there separate ambulance available transporting patients to isolation? Are the ambulance staff trained in wearing PPE and infection control practices? How far is isolation facility from the quarantine center? Quarantine center से isolation facility कितनी दूर है? तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये सभी की सभी चीज़ें, ये जितनी भी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सभी की सभी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। उन्होंने इन गाइडलाइंस में यहाँ तक है कि डॉक्टर्स की शिफ्ट कब से कब तक होनी चाहिए, क्वारंटाइन फैसिलिटी से डिस्चार्ज कैसे लोगों को किया जाएगा, लॉजिंग, कैटरिंग, लॉन्ड्री कैसे होगी, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे आप करेंगे। मामला ये है कि 41 सफ़ों पर मुश्तमिल बाज़ाब्ता क्वारंटाइन फैसिलिटी को लेकर गाइडलाइंस इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। बदकिस्मती ये है कि बहुत सारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में प्रशासन को जल्दबाजी में वो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने पड़े, वो समझा जा सकता है, लेकिन पहले एक्सपीरियंस के बाद दूसरा एक्सपीरियंस और इतने लंबे समय से, यानी 24 मार्च से लगातार ये जो सारे के सारे एसओपीज और गाइडलाइंस आती जा रही हैं, तो क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं उनको लेकर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अप्रैल को इशू किए। 5 अप्रैल के बाद आज आप समझ सकते हैं 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, दूसरा महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी क्वारंटाइन सेंटर से अगर शिकायतें आ रही हैं उनका निपटारा सरकार को फ़ौरन करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम बहुत कर रही है, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोताहियाँ भी बहुत कर रही है। यानी कोताही, जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्वारंटाइन सेंटर में जब जाते हैं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, जनाब आपने जो कह दिया वो कह दिया, बिल्कुल बात सही है, पुलिस भी आपने वहां पर लगा दी, वो भी आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो काम डॉक्टरों का है वो पुलिस वाले नहीं कर सकते। जो काम हेल्थ प्रोफेशनल्स का है वो काम हेल्थ प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स की जगह वो काम आप एक्सपेक्ट करेंगे कि थानेदार करेगा, एसएचओ करेगा, वो नहीं करेगा। गाइडलाइंस और एसओपीज को फॉलो करवाना ये डॉक्टर्स का काम है, हेल्थ प्रोफेशनल्स का काम है, ये काम तहसीलदारों का, पटवारियों का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्वारंटाइन सेंटर्स की मैनेजमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाथ में दे दी गई है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग क्वारंटाइन सेंटर्स का ख्याल रखें, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएं, वो लोगों के वो जो फर्द काटने का काम करें,
वो ज़मीनों का वो जो लेखा जोखा देख रहे हैं उस लेखे जोखे को देखें या वो क्वारंटाइन सेंटर मैनेज करें। ये कुछ सवाल हैं जिन पर प्रशासन को गंभीरता के साथ सोचना होगा। लोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, प्रशासन में लोग बहुत कम हैं। इन गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए, इन क्वारंटाइन सेंटर्स को इस काबिल बनाने के लिए कि शिकायतें कम हो इन क्वारंटाइन सेंटर्स से, प्रशासन को फौरन दोबारा से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाकर इन गाइडलाइंस को डाउनलोड करना चाहिए, सारे एसओपीज पढ़ने चाहिए और उसके बाद जाकर क्वारंटाइन डिसाइड करना चाहिए। और एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज कौन है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जी, कि आप जब क्वारंटाइन सेंटर का इंचार्ज ढूंढते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में आपको 4-5 इंचार्ज बता दिए जाते हैं। एक इंचार्ज को आप फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास चार्ज नहीं है। आप दूसरे इंचार्ज को फ़ोन करते हैं, वो जी मेरे पास चार्ज नहीं है। फिर आप तीसरे को फ़ोन करते हैं, वो कहता है जो जिसको पहले वाले को आपने फ़ोन किया था वो इंचार्ज है। ये तमाशा बंद करिए। कोई भी अगर डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में फ़ोन करता है वो तभी करता है जब वो मजबूर होता है। अदरवाइज मुझे बताइए किसे शौक है डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पर दस्तक देने का। तो ये थी एसओपी और गाइडलाइंस क्वारंटाइन सेंटर को लेकर। आज एक और एक्सपेरिमेंट आपके साथ शाम को शेयर करेंगे। सभी सरकारी बाबुओं को आज हम कॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जब पत्रकारों के फ़ोन जाते हैं तमाम बाबू लोगों को और उन सभी लोगों को जिनको क्वारंटाइन का और बाकी तमाम चीज़ों का इंचार्ज बनाया गया है, वो क्या करते हैं। फ़ोन की जब रिंग होती है उसके बाद वो क्या कुछ करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।